डियर स्टूडेंट, आज आपका जो टॉपिक है वह टॉपिक है लैग्रेंज की रीति, यानी आंतरगणन और बाह्यगणन के अंतर्गत एक लैग्रेंज की रीति और आती है। इससे पहले मैंने आपको न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का अध्ययन कराया है और लैग्रेंज की जो रीति है यह फ्रांस के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे लैग्रेंज, जिन्होंने इस रीति को प्रतिपादित किया। आंतरगणन एवं बाह्यगणन की यह सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मेथड है और सैद्धांतिक दृष्टि से लैग्रेंज की रीति का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग हम असमान स्वतंत्र चर हों या आश्रित चर हों उन पर हम इसका अध्ययन करते हैं, इस पर हम अप्लाई करते हैं। और इसके जो सूत्र हैं, इस सूत्र के किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसके समान अंतर हों या असमान अंतर हों। आंतरगणन व बाह्यगणन हम इस रीति से कर सकते हैं, परंतु व्यवहार में इस रीति का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ द्विपद विस्तार रीति तथा न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि प्रयुक्त ना की जा सके, अर्थात जहाँ एक्स एस के अनियमित या असमान यानी इर्रेगुलर और अनइक्वल इंटरवल्स हों। अब देखिए, जब हम इस रीति का अध्ययन करते हैं तो इसमें अध्ययन करने के लिए कुछ क्रियाविधि हैं और इसमें एक सबसे पहला पॉइंट आता है, वह पॉइंट आता है कि संकेत चिन्ह न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि की भांति ही दिए जाते हैं। पहले एक चीज़ यह समान है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के अंतर्गत, जो हम न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के अंतर्गत जो संकेत चिन्हों का प्रयोग करते थे वही संकेत चिन्हों का प्रयोग हम लैग्रेंज की रीति में करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि लैग्रेंज समीकरण का जो दाहिना पक्ष है उतने भागों में विभाजित होता है जितने y3 या आप इसे ys ज्ञात हों। प्रत्येक भाग में अंश और हर में स्वतंत्र चर मूल्यों यानी x s के अंतर होते हैं और y का जो ज्ञात मूल्य है वह मूल्य गुणक होता है। पहले भाग में y0 से, दूसरे भाग में y1 से और इसी प्रकार अंतिम भाग में अंतिम ज्ञात y से गुणा किया जाता है। तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है प्रत्येक भाग में ys या xs के अंतर इस प्रकार होते हैं या इस प्रकार होंगे जो अंश में सभी प्रकार या सभी अंतर आंतरगणन पद अर्थात x से ही ज्ञात किए जाते हैं। हर में अंतर उस
ज्ञात x से निकाले जाते हैं, जिसके तत्संवादी y से उस भाग को गुणा करते हैं। अर्थात पहले भाग में y0 गुणक है तो हर में x0 में बाकी दिए हुए x s के अंतर निकाले जाएंगे। दूसरे भाग में y गुणक है तो हर में y कौन सा गुणक है, y1 अगर गुणक है तो हर में x1 से अंतर प्राप्त किए जाएंगे। अंतर निकालते समय यह ध्यान रखना होता है कि कोई अंतर शून्य यानी 0 ना हो जाए। अर्थात क्या होगा, यही कारण है कि न तो कभी x को घटाया जाता है और न ही उस ज्ञात x को उस भाग के ज्ञात y का तत्संवादी है। अर्थात पहले भाग में y0 अगर गुणक है तो हर में x0 में से x1 फिर x2 x3 x4 x5 x6 और इसी प्रकार बाकी xs घटाकर अंतर निकाले जाते हैं। दूसरे भाग में अगर y1 होने के कारण हर में x1 से x0 फिर x2 फिर x3 आदि घटाए जाते हैं। यदि ऐसा ना किया जाए तो x0 में से x0 और x1 में से x1 घटाने पर परिणाम शून्य होता है। प्रत्येक भाग में अंश व हर में घटाने वाले x s के जो मूल्य हैं वह मूल्य समान होते हैं। अब देखिए लाग्रेंज का जो सूत्र है वह सूत्र क्या है, तो देखिए सूत्र मैं आपके समक्ष लिखूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में लाग्रेंज की जो विधि है यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। अब देखिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, y(x) अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, y0, और जब हम y0 कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 यानी क्या होगा x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 अपॉन क्या हो जाएगा x0। अब यहाँ 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले x1 से पहले 0 को छोड़ा हुआ है और हम y0 की जहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम x0 में से x माइनस 1 यानी x0 x माइनस 1 इंटू x0 x माइनस 2 इंटू x0 x माइनस 3 इंटू x0 x माइनस 4 डॉट डॉट जो भी है क्या है, यानी x माइनस xn अपॉन क्या हो जाएगा x0 माइनस xn प्लस क्या हो जाएगा। अब अगर हम y1 की वैल्यू को मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा
अब यहाँ जब हम y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, x में से x0 को घटा देंगे, यानी x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 डॉट 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 x माइनस एक्स एन अपॉन x1 माइनस एक्स एन प्लस क्या हो जाएगा। अब हम y0 की अगर y1 की वैल्यू कैलकुलेट की तब हमने x1 से डिवाइड किया था। अब y2 की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस x4 अपॉन, चूँकि y2 की यहाँ वैल्यू कैलकुलेट की है तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 इंटू x2 माइनस x4 डॉट 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 x माइनस एक्स एन अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स एन प्लस, अब देखिए y3 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, y3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x4 अपॉन क्या होगा, x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 इंटू x3 माइनस x4 डॉट 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 x माइनस एक्स एन अपॉन क्या हो जाएगा, x3 माइनस एक्स एन प्लस क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए y4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y4 क्या हो जाएगा, यानी x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 अपॉन क्या हो जाएगा, अब x4 में से यानी x4 माइनस x0 इंटू x4 माइनस x1 इंटू x4 माइनस x2 इंटू x4 माइनस x3 डॉट 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 जो भी है x माइनस एक्स एन अपॉन क्या हो जाएगा, x4 माइनस एक्स एन। ये इसका समीकरण है, ये सूत्र है। इसी सूत्र को हम अप्लाई करते चले जाएंगे। ध्यान रखना है केवल एक ही चीज़ को इसमें, अगर हम y0 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4। केवल एक ही चीज़ पकड़नी है आपको, एक ही ध्यान रखना है, y0 की जहाँ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x0 में से x1 x2 x3 x4 को घटाएंगे। अगर y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो x1 में से x0 x2 x3 x4 को घटाएंगे। अगर y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो x2 में से x0 x
1x3 x4 को हटाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ दूसरा वाला जो समीकरण है या दूसरा जो फॉर्मूला है y1 का, उसमें x1 ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 में से मैंने ये सारी वैल्यू को माइनस किया है। ऊपर सबसे ऊपर वाले में x0 नहीं है, क्योंकि y0 की जहाँ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ x0 में से सारी वैल्यू को माइनस करते हैं। उसी तरह से अगर y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जहाँ y0 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वहाँ x0 में से माइनस करते हैं। y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो x1 में से सभी को माइनस करते हैं। किस में? हर में, अंश में नहीं, हर में। अगर y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो x2 में से x0 x1 ये सब घटाते हैं। y3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x3 में से, ऊपर आप देख रहे हैं x3 कहीं नहीं है, दूसरे वाले में x2 कहीं नहीं है, और चौथे वाले में x4 कहीं नहीं है ऊपर अंश में। हर में x4 में से हमने ये सबको घटाया है। तो यह सूत्र है। अब देखिए इस सूत्र को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। उस न्यूमेरिकल से आपकी समझ में पूरी तरह से यह आ जाएगा कि यह जो विधि है, यह विधि बहुत ही सरल है। आप ये मान लीजिए। देखिए अब हम एक न्यूमेरिकल आपके समक्ष करेंगे। चलिए देखिए स्वतंत्र चर के 4 मूल्य दिए हुए हैं। क्या दिया है? स्वतंत्र एक चर है। स्वतंत्र चर क्या है? x। तो x के 4 मूल्य दिए हुए हैं, यानी स्वतंत्र चर, और इसके जो मूल्य दिए हैं वह 4 हैं। कौन कौन से हैं? 3, 7, 9, 10। 3, 7, 9, 10। इसके बाद अब ये स्वतंत्र चर क्या है? इसमें हम क्या चलते थे? यानी x0, x1, x2, x3। अब फलन देख लेते हैं। फलन क्या है? यानी जिन्हें हम आश्रित चर बोलते हैं। फलन दिया है 168, 120 यानी 168। नेक्स्ट दिया है 120, और 9 की जो वैल्यू दी है वह 72, और 10 की जो वैल्यू दी हुई है यह है 63। अब इसने क्या कहा है? स्वतंत्र चर के 4 मूल्य 3, 7, 9 और 10 हैं। इन पर एक फलन के अवलोकित मूल्य क्रमशः 168, 120, 72 और 63 हैं। स्वतंत्र चर के मूल्य 6 के तत्समवादी फलन का सर्वोत्तम अनुमान लगाइए। अब किसका हम इसने ज्ञात करवाया है? यानी 6 का इसने अनुमान लगवाया है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, यह वैल्यू हो जाएगी आपकी x। अब देखिए फलन जो दिया हुआ है यह क्या है? y0, y1, y2, y3, और इसमें निकालना क्या है? फलन। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, और यह है y(x) की वैल्यू आ गई। अब देखिए अपने को मैंने आपके समक्ष फॉर्मूला लिखा था, उसी से मैं इसे निकालना शुरू करता हूँ।
क्या है, देखिए वाई एक्स इजिकल टू क्या है, वाई 0 जब होता है तो क्या करते हैं हम, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 अपॉन क्या कर देंगे हम, x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x3 प्लस y1, और y1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 अपॉन क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का निशान यहाँ ले लेते हैं। अब y1 की वैल्यू निकाल दी है, y2, और y2 के लिए क्या है, वही सेम x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x3 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y3। अब y3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 अपॉन क्या करना है, x3 माइनस x0 इंटू x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2। अब ये सारी चीज़ें इसी सूत्र में आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इधर से ही करना शुरू कर देता हूँ। y x इजिकल टू एक्स, y0 की वैल्यू क्या है 168 इंटू हो जाएगा, चलिए x की वैल्यू क्या है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ है 6, तो x की वैल्यू यानी 6 माइनस क्या निकाला, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 7 इंटू 6 ऋण x2 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 6 ऋण 10 अपॉन क्या हो जाएगा। अब x0 की वैल्यू देखते हैं तो x0 की वैल्यू कितनी है 3, ऋण कितना करना है 7 इंटू 3 ऋण, अब देखिए 2 तो 9 इंटू 3 ऋण 10, नेक्स्ट प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 गुणा कितना हो जाएगा, अब देखिए अब क्या है यानी 6 ऋण x0 यानी 3 गुणा 6 ऋण, अब क्या है x2 है तो x2 की वैल्यू कितनी है 9 गुणा क्या है 6 ऋण, अब आगे देखिए 10 भाग दे दीजिए, कितने का देना है x1 क्या है 7, तो 7 ऋण, अब क्या है x0 यानी 3, 7 ऋण 3 7 ऋण, अब आगे क्या है x2
और x2 की वैल्यू कितनी है 9, आगे गुणा 7 ऋण 10 धन, अब y2 की वैल्यू कितनी है 72, चलिए इसे इधर ही ले आते हैं। y2 की वैल्यू है 72 इंटू क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ x माइनस x0, तो x की वैल्यू कितनी है 6 ऋण x0 की वैल्यू क्या आई है 3 गुणा, अब क्या है x1 6 ऋण 7, आगे क्या है x ऋण 3, तो 6 ऋण 10 बटे क्या हो जाएगा, अब देखिए x2 और x2 क्या है 9, तो 9 ऋण कितना हो जाएगा x0 यानी 3, और फिर एक गुणा 9 ऋण 7 गुणा 9 ऋण 10 धन, अब y3 की वैल्यू देख लीजिए, y3 की वैल्यू कितनी है 633, तो 633, अब देखिए 633 का फॉर्मूला क्या है, यानी x माइनस x0, x की वैल्यू कितनी है 6 ऋण 3 और 6 ऋण x1 की वैल्यू कितनी है 7, और फिर इसके बाद में 6 ऋण x2 यानी 9 बटे क्या हो जाएगा, बटे होगा, अब यहाँ देखिए x यानी 10 ऋण 3 गुणा 10 ऋण 7 गुणा 10 ऋण 9। अब वैसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 6 में से 9 को घटाएंगे माइनस के 3 आ जाएंगे, 6 में से 10 को घटाएंगे माइनस के 4 आ जाएंगे, तो 168 गुणा क्या होगा, देखिए यहाँ ऊपर से इसे हटा लेता हूँ, सूत्र तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, मैंने इसे लिख ही दिया है। देखिए यहीं से निकालना शुरू कर देते हैं, बाई x इजिकल टू 168 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 4 बटे क्या हो जाएगा, अब 3 में से 7 को हटाएंगे तो ऋण के 4 गुणा, अब 3 में से 9 को घटाएंगे, सॉरी हाँ 3 में से 7 को घटाएंगे तो ऋण के 4, 3 में से 9 को घटाएंगे तो ऋण के 6 गुणा 3 में से 10 को घटाएंगे तो ऋण के 7। ओके, नेक्स्ट प्लस क्या है 120, तो 120 गुणा क्या हो जाएगा, अब देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 गुणा 6 में से 9 को घटाएंगे तो ऋण 3 गुणा 6 में से 10 को घटाएंगे तो ऋण 4 बटे क्या हो जाएगा, अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 गुणा 7 में से 9 को घटाएंगे तो ऋण के 2 गुणा 7 में से 10 को घटाएंगे तो ऋण के 3 प्लस आगे कर लीजिए, अब क्या है 72, अब 72 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आ जाएंगे गुणा 6 में से 7 को घटाओगे तो ऋण का 1 गुणा 6 में से 10 को घटाओगे तो ऋण के 4 बटे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 गुणा 9 में से 7 को घटाओगे 2 गुणा 9 में से 10 को घटाओगे तो ऋण का 1। ओके, आगे यहीं कर देता हूँ प्लस, अब देखिए चौथा क्या है 63 मल्टीप्लाई बाई
अब देखिए 6 में से 3 को घटाओगे तो 3 गुणा 6 में से 7 को घटाओगे ऋण का 1 गुणा 6 में से 9 को घटाओगे तो ऋण के 3 बटे क्या हो जाएगा, घटा लीजिए 10 में से 3 घटाओगे 7 गुणा 10 में से 7 घटाए 3 गुणा 10 में से 9 घटाया 1, ये आ गया। अब देखिए इनको भाई आप सीधे सीधे कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, यानी डायरेक्ट आप देख लीजिए 3 चौक 12, तो ये ऋण, क्योंकि ये ऋण और ये ऋण, तो ऋण ऋण मिलके क्या हो जाता है, धन होता है। लेकिन यहाँ 3 ऋण हैं तो ऋण ऋण, एक ऋण ये तो 2 धन हो गया। लेकिन ये मान इधर ऋण भी है तो ये ऋण रहेगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 168 गुणा, यानी 168 गुणा ऋण के 12 बटे, क्योंकि अब देखिए ये ऋण के हैं, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो 6 चौक 24 और 24 सत्ते हो जाएंगे आपके 168। तो ये भी ऋण का 168 हो गया। ओके, आगे इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। ये 120 गुणा क्या है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 हैं धन के, ये ऋण का है और ये ऋण का है, तो ऋण ऋण मिलके क्या हो जाता है, धन। 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 बटे क्या हो जाएगा, अब देखिए 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब ये 24 हो गया। तो यहाँ देखिए इसे क्या करेंगे हम, 120 गुणा 3 तिया 9 और 9 चौक 36 बटे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखिए 24 से अगर हम 120 को काट देते हैं तो ये 5 बार कट जाता है। चलिए इसे भी बाद में करेंगे। धन, अब ये वाली ले लीजिए वैल्यू 72 और मल्टीप्लाई बाई 3, 1, 4, तो ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, ऋण ऋण मिलकर धन हो जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 12 बटे ये वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12। अब 6 दूनी 12 जो वैल्यू होगी ये माइनस की है, यहाँ किसकी है, माइनस की, और एक किसकी है, ऊपर प्लस की। तो अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, प्लस, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू अच्छी है, 683 वाली, तो 683 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 3 ऋण 1 ऋण 3, तो ऋण ऋण मिलके क्या हो जाता है, धन। 3 तिया 9, 9 बटे क्या होगा आपका 7 तिया 21। अब भाई इन सबको, यानी ये इस ऋण से तो ये ऋण कट गया, इस 168 से ये 168 कट गए, तो क्या बचा, यानी yx = 12, पहली वैल्यू आ गई 12 धन। अब 24 से 120 में अगर हम भाग दे देंगे तो ये 5 बार चला जाता है। देखिए, यानी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 5 शून्य का 0 0, 5 चौक 20, यानी 100, तो ये 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 136 से कर दीजिए, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 6 30 का 0 हासिल के 3 और 5 तिया 15 3 18, यानी 180। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 180 हो जाएगी, 180। अब भाई देखिए ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अब रह गया ये, अब यहाँ देखते हैं ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है। तो इसको मैंने 12 से 12 छिंग 72 और 6 7 12 छिंग 72, तो ये ऋण के 72 हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वह देखिए प्लस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 683 है, 21 तिया 63,
तो ये 3 बार कट गया और 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ क्या करना है, एक वैल्यू माइनस की है, 3 वैल्यू प्लस की है, तो मैं क्या करूँगा, बाई एक्स इजिकल टू 12 धन 180 धन 27 ऋण 72, ये जोड़ लीजिए तीनों, यानी इन तीनों को जोड़ लीजिए और इसे माइनस कर दीजिए, तो बाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 7 और 2 9, 2 और 8 10, 10 और 1 11, यानी 7 और 2 9, 2 और 8 10, 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, तो 219 ऋण 72 बराबर। अब देखिए 219 में से 72 को आप माइनस कर लेंगे तो ये बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचे और 11 में से 4 गए, सॉरी 11 में 7 गए तो 4 बचे, यानी 147। तो ये वैल्यू हो गई 147। कितनी वैल्यू आ गई, 147। और बाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, बाई एक्स इजिकल टू जो होगा वह होगा 147 और 6 के जो फलन होगा वह 147 होगा। अब यहाँ एक चीज़ और देखनी है कि जब स्वतंत्र चर मूल्य 6 है तो उसका जो तत्समादी फलन है वह 147 होगा, और यही हमें निकालना था और यही आपका आंसर है। अब देखिए इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। मैं अपने चैनल पर आपके लिए सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टोटल टॉपिकों को लेकर के आता हूँ। अभी ये पूरा स्टैटिक्स का मटेरियल चल रहा है और इसके बाद हम आगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक लेकर के आएंगे और फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।